गुड मॉर्निंग बच्चों। ये मॉर्निंग वाला जो सेशन जिसमें हमने कल डिस्कस किया है सॉल्यूशन, उसका सिर्फ एक लास्ट सेक्शन रहता है, उसको डिस्कस करते हैं। 5 मार्कर्स। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही थे। जैसे मैंने आपको बोला था, एक क्वेश्चन आएगा मैट्रिसेस से, एक आएगा एलपीपी से, और एक प्लेन वेक्टर 3D से, मतलब जिसमें हम 3D को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, प्लेन या लाइन। तो पेपर बहुत ही अगर एक्सपेक्टेड था तो क्वेश्चन भी आराम से कर सकते थे। और एक चीज़ और मैंने नोट किया है, बट इसकी जब हम पेपर करते हैं तो हमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ये जब सेक्शन आया तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए, कौन सा लेस स्टेप्स का है, तो वो हमें देखना होता है। जैसे ये वाला मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखें तो ये वाला क्वेश्चन और इसका और वाला पार्ट में हमें यही करना चाहिए, क्योंकि इसमें कम स्टेप्स है। इसका और जो और पार्ट था, अगर आपने देखा होगा, उसमें ए क्यूब ए स्क्वायर इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और दैट इज़ नॉट ईजी टास्क। हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये वाला टॉपिक करना चाहिए था। बट स्टिल पेपर में हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तो दोनों अवेलेबल है, बट हमें लेस स्टेप वाला क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, सबसे पहले आपसे पूछा गया था ए इनवर्स निकालते हैं। तो उसके लिए पहले हमें निकालने होते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए निकालना होता है कोफैक्टर्स, और सारे कोफैक्टर्स को निकाल के हम उसको मैट्रिक्स में रख देते हैं, तो आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम एक बार निकालते हैं, हमें प्रैक्टिस करी हुई है हमने। तो जब हम इसके एडजॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे तो आएगा -4 + 4 0, उसके बाद आएगा -6 और +4 -2, बट ये ऑड पोजीशन है तो 2, उसके बाद 3 - 2 1 हो जाएगा, उसके बाद 6 - 5 1 आएगा, बट ये -1 हो जाएगा, ये ऑड पोजीशन है। उसके बाद -4 और -5 -9 आएगा, ये आपने निकाल लिए होंगे, ये तो इजी क्वेश्चन था। फिर आएगा 2 + 3 5, बट ये ऑड पोजीशन है इसलिए -5। उसके बाद आएगा 3 1 12 - 10 2, उसके बाद आएगा -8 एंड -15 -23, तो 23 हो जाएगा क्योंकि ऑड पोजीशन है। उसके बाद आएगा 4 + 9 13, तो ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया। अब हम डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट होता है या तो प्रॉपर शुरू से निकालो, नहीं तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से, या किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है? एडजॉइंट। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एडजॉइंट डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो 2 को पहले से किया 0, -3 × 2 -6, 5 × 1 5, तो हमारा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया वो -1 आ गया। तो हमारे पास इससे ए इन्वर्स भी निकल गया। ए इन्वर्स होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी माइनस बाहर आ जाएगा -1, और फिर ये आ जाएगा एडजॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को अंदर ही ले जाता हूँ। समझ मेरी बात कि माइनस वो यहाँ आएगा तो मैं उसको अंदर लेगा, तो ये 0 1, अदरवाइज हम ले जाते नहीं अंदर, बट क्योंकि सिर्फ 1 है तो मैं इसको अंदर ले जा सकता हूँ। और नहीं भी ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर भी रख सकते थे, बाद में उस माइनस को हटा देंगे, बट मैंने इसको अंदर ले गया, तो ये हमारा इन्वर्स बन गया बेटा। अब हमारा एक पार्ट हो गया इन्वर्स निकालना, यहाँ तक हमें 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। और अब कह रहा है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करो। तो हमने देखा जैसे हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 2 - 3 5, पहले एक्स के कोफिशिएंट्स होते हैं, फिर यहाँ आता है एक्स वाई जेड, फिर आएगा 3 2 -4, ये आएगा 1 1 -2, और राइट साइड पे आएगा आपका 11 -5 -3। तो हम क्या देख रहे हैं, ये तो ए मैट्रिक्स ही बन रहा है ऊपर जो दिया हुआ है, ये एक्स से ले लेते हैं इसको बी, तो हमारे पास ए एक्स = बी आ गया, तो एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो एक्स आ गया हमारे पास ए इनवर्स बी। तो हमारे पास अब एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से इसको 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से। बी हमारे पास क्या है, 11 -5 -3। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आंसर, आपको पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो ये आ जाएगा 0 -5 + 6, तो ये आ गया हमारे पास 1। उसके बाद -22 -22 एंड -45 -67 + 69 2 आ जाएगा। उसके बाद -11 -25 और +39, तो 11 और 25 हो गया 36, और 39 में से 36 गया तो 3, तो हमारे पास आंसर आ गया x1 y2 और z3। तो देखिए 5 मार्कों की ज़्यादा लेंथ ही नहीं था। और एक चीज़ और भी तो कर सकते हैं इसमें, हम इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके। जैसे मान लेते हैं यहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट की 1,
y की वैल्यू पुट की 2 और z की वैल्यू पुट की 3, तो 3 - 6 - 3 राइट साइड आ रही है, तो यानी हमारा आंसर ठीक है। ऐसे हम आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और पार्ट क्या था देखिए, और पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ था हमें कि ये ए मैट्रिक्स है और हमें ये शो करना और उसके बाद ए इनवर्स निकालना। तो ऑब्वियसली देखो इसमें ज़्यादा स्टेप्स हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए था एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन आए तो हमें स्टेप्स ऐसे वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ज़्यादा इजी रहता है जिसमें कम स्टेप्स हैं। आप देखो यहाँ पे आप ए स्क्वायर भी निकालेंगे, ए क्यूब भी निकालेंगे, उसके बाद ये ज़ीरो भी प्रूव करेंगे और फिर इनवर्स निकालेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने, सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 to the 4 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा 6। पहले रो को मल्टीप्लाई किया, अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो -2 एंड -1 आ जाएगा -5। उसके बाद अगले को करेंगे तो 2 + 1 और +2, तो ये आ जाएगा 5। अब करते हैं -2 और +1 -1 सॉरी, -2 -2 -1, तो -5। उसके बाद 1 and 2 4, 1 + 4 5 और 1 6। उसके बाद -1, फिर उसके बाद -2 और -2, तो -5। एक बार देख लेते हैं, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, पहले हमने फर्स्ट से किया, तो -2 -2 और -1 -5, फिर -1 -2 एंड -2, तो -5। उसके बाद 2 देन 1 एंड 2, तो ये बन जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे, तो ये बन जाएगा आपके पास -1 -2 एंड -2 -5। और उसके बाद यहाँ आ रहा है आपके पास 6 1 -1 +1 हो जाएगा और 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और 1 6। तो डायगोनल तो सारे 6 आ रहे हैं, एक पैटर्न बनने लग गया, ठीक है ना। एक बार चेक कर लें कि हमारे सारे आंसर ठीक है ना, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस आ गए, तो एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए। अब देखो फिर से वही बात कि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन हो सकती है ना। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। तो पहले हम देखते हैं बेटा, मैं 1 2 को दोबारा निकाल रहा हूँ। 1 2 के लिए हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 -2 और -1, तो -5 आ रहा है, ठीक है। फिर हम इसको थर्ड से करेंगे तो 2 + 1 + 2 5 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो -2 -2 -1 -5 आ रहा है। अब लास्ट वाले को करते हैं -1 -1 -2 और -2, तो -5 आ रहा है, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए क्यूब। ए क्यूब क्या हो जाएगा, देखें ए क्यूब हो जाएगा हमारे पास 2, मतलब इसी रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है ए से। ये हम मैं पहले ए लिख देता हूँ पूरा, 1 - 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए से 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। अब मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 12 और 5 17, 17 और 5 22, ठीक है। उसके बाद अगर वो चलते हैं -10 -10 -6 -16 और -5 -21। अब करेंगे 10 और +5 15 और 6 21, ये आ जाएगा। उसके बाद करेंगे -6 -6 -10 -16 और -5 -21। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एंड 12 17 एंड 5 22, -5 -10 -6 5 10 और 6 -21 हो गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को इससे, तो 6 5 11 11 5 21। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को, मतलब सेकंड कॉलम को, इस वाले को थर्ड रो से, तो -5 -6 -10 -21। उसके बाद 5 + 5 एंड +12 22,
अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो हम पुट करते हैं ए क्यूब यानी फर्स्ट वाला मैट्रिक्स 22, मैं सीधा इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, -22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22 देन -6a², तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 36 -30 30 -30 36 -30 30 -30 एंड 36, और फिर 9a को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 -9 9, उसके बाद -9 18 और -9, उसके बाद 9 -9 और 80, और इसमें हम 4i को कर रहे हैं माइनस, तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब चेक करते हैं, 0 आना चाहिए, तो हर एलिमेंट देख लो, 22 और 18 40 हो गया, 40 में से 40 का 0, -21 और -9 हो गया -30, तो ये माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा 0। तो हम नोट कर रहे हैं कि सारे एलिमेंट हमारे 0 आने लग गए, तो 0 आ गए। एक बार हम गो थ्रू कर लेते, कोई भी एलिमेंट तो हमारा ये नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो पहला पार्ट हो गया जिसमें हमें प्रूव करना था कि ये नल मैट्रिक्स है। अब उसके बाद हमें बोला गया था इसका इन्वर्स भी निकालो, तो इन्वर्स हमें इसी इक्वेशन से निकालना है। तो हमारी इक्वेशन आई थी a³ -6a² + 9i -4i = 0। एक बार देख लेते, ये आ रही है। अब इसी से इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसको हम ना a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा a इन्वर्स इंटू a क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास ये i बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a² इंटू आई यानी a, ये आ जाएगा 6a, ये आ जाएगा 9 इंटू a इन्वर्स यानी 9i, और ये बन जाएगा 4a इन्वर्स। तो यहाँ से हम इन्वर्स की बात कर सकते हैं, इस टर्म को उधर ले जाऊँगा और 4 से डिवाइड कर दूँगा, तो a इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास a² -6a + 9a। तो a इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। कैसे, 1/4, पहले हम लिखेंगे a², a² क्या है, a² है हमारे पास ये 6 - 5 5, 6 - 5 5, देन -5 -5 6 एंड -5, और उसके बाद है 5 - 5 6 5 - 5 6, और फिर -6a, 6 टाइम्स a करेंगे, तो 2 - 1 1 है, तो 2 - 1 और 1 था, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर था हमारा -1 - 2, तो -6 12 और -6, और फिर था हमारे पास 1 - 1 2, 1 - 1 2, और फिर हमारे को 9i चाहिए, तो 9i के लिए 9 0 0 0 9 0 0 0 9, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आप, ये कंपैरेटिवली उसको कितना लेंथी है, तो ये हमारा ध्यान रखना जरूरी है कि किसको क्वेश्चन करें। तो 9 और 6 15, 15 में से 12 गए 3, उसके बाद -5 और +6 1, देन 5 - 6 -1, उसके बाद फिर से 1, उसके बाद 6 और 9 15 3 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इसको, कौन सा रहेगा, -5 और +5 1, उसके बाद 5 - 1 और फिर 1, और फिर 6 - 6 और +9 तो 3। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 3D से था, और यहाँ पे बोला है कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें पॉइंट दिया हुआ है -1 3 और 4। यहाँ पे एक प्लेन है हमारे पास, x - 2y + 0z = 0। इसकी इमेज हमें निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इसकी इमेज मान लेते हैं यहाँ बनेगी यार, इसको हम मान लेते हैं ABC। तो पहले हम क्या करते हैं ना, PQ की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन में PQ कैसे निकालते हैं, अब ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है बेटा। PQ एक लाइन है, और लाइन की क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, x - x1, जिस वही पॉइंट से वो पास कर रही हो, तो लाइन पास कर रही है -1 3 और 4 से, और अपॉन आते हैं DR।
तो क्या हमें इस लाइन पी क्यू के डी आर पता है? तो हम कहेंगे पता है। कैसे? जब प्लेन की इक्वेशन दी होती है तो प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल के डी आर कभी नहीं होते। हमारे को जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दिए होते हैं वो होते हैं जो प्लेन पे नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर लाइन है उसके डी आर। और पी क्यू तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है 1, -1 और 0, ये क्या है? ये डी आर है इस लाइन के पी क्यू के यानी नॉर्मल के। तो हम डी आर नीचे रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा के इक्वल रख लेते हैं। मान लेते हैं कि फॉर सम लैम्डा ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से जनरल कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे एक्स वाई जेड के वो क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो पहले इसको इक्वेट करते हैं। 0 लैम्डा प्लस 4 इधर से करेंगे तो लैम्डा -1, ये आ जाएगा -2 लैम्डा प्लस 3 और ये आ जाएगा 4। अब क्योंकि क्यू हमारे पास आ गया और क्यू प्लेन पर लाई कर रहा है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं। तो लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 लैम्डा इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा सॉरी। तो लैम्डा आ जाएगा 7/5। लैम्डा को पुट कर देंगे यहाँ पे तो फुट आ जाएगा मेरे पास क्यू आ जाएगा 7/5 -1 2/5। उसके बाद -14 प्लस 15/5 तो 1/5। उसके बाद 4, ये आ गया हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट। अब हम कहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होती है तो पी क्यू और क्यू आर बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ पी आर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्यू होगा। तो हम ना पी और आर के मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2। तो a - 1/2 b + 3/2 और c + 4/2 और इसको हम रख देंगे किसके इक्वल 2/5 1/5 और 4 के इक्वल। अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा a - 1 = 4/5। तो a आ जाएगा हमारे पास 4/5 + 1 9/5। उसके बाद b + 3 हो जाएगा 2/5। तो उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2/5 - 15 है ना। 2/5 यहाँ कर देता हूँ मैं। 2/5 -3 करेंगे तो 2/5 - 13/5 और फिर z c + 4 को 8 लिखेंगे तो c आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास इमेज आ गई इसकी, ठीक है ना। और नहीं तो इसका और वाला पार्ट देखिए वो लाइन पे था, हमें शो करना है ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो उसमें x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 इससे कर लेंगे ना। शॉर्टर डिस्टेंस 0 करनी है बेसिकली हमें। तो हमने किया था क्वेश्चन ऐसे कि इसको हम इसको 0 दिखा देंगे तो ये हमारे पे इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी। तो पहली लाइन पास कर रही है हमारे पास 2 और 3 से यानी ये x1 y1 z1 हो गए। ये लाइन पास कर रही है ऊपर वाली 2 3 और 4 से, ये x2 y2 z2 हो गए। तो हम ये वाला मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा देखें 2 - 2 0, उसके बाद 3 - 2 1 एंड 4 - 3 1 और फिर आता है फर्स्ट लाइन के डी आर और फिर सेकेंड लाइन के डी आर और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहली टर्म 0 फिर -1 2 - 1 फिर 1 1 4 - 1। तो यहाँ से आ गया -1 यहाँ से आ गया 1। तो क्योंकि ये डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो हम कह देंगे यस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अब हमसे पूछा गया था कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा के इक्वल रखते हैं, इसको म्यू के इक्वल और जनरल कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो पहली लाइन पे हमारे जनरल कोऑर्डिनेट आ गए लैम्डा +2, ये आ गए 3 लैम्डा +2, ये आ गए लैम्डा +3 और सेकेंड लाइन से जनरल कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास म्यू +2 4 म्यू +3 और 2 म्यू +4। और क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मैच करने चाहिए। तो जब इसको इसके इक्वल रखोगे तो लैम्डा इक्वल टू म्यू आ रहा है, इसको इसके इक्वल रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू -1। और जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा म्यू की वैल्यू लैम्डा यहाँ पे पुट कर देते हैं। समझ रहे बात? मैं इसको अगले पेज पे कर देता हूँ। पहले हमने क्या किया, किसी भी दो इक्वेशन को इक्वेट करना है आपने ना, z को z से, x को x से, y को y से।
तो लैम्डा प्लस म्यू को जब लैम्डा प्लस टू को म्यू प्लस टू के इक्वल रखा तो लैम्डा प्लस म्यू आ गया। और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 4 म्यू प्लस 3 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। तो यहाँ पे ना म्यू की जगह लैम्डा ही पुट कर दो, तो 4 म्यू प्लस 3 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको इधर आके माइनस करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, और यानी लैम्डा भी -1 आ जाएगा। अब इसको हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, मतलब या तो इसमें पुट कर दो पॉइंट आ जाएगा, या इसमें पुट कर दो। तो लैम्डा के लिए -1 पुट करोगे तो आएगा 2 - 1 1 -3 + 2 -1 यानी 1 - 1, और यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, 1 - 1 और 2 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब हमसे पूछा है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी ये कोप्लेनर है, तो उस प्लेन पे उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जहाँ पे लाई कर रही है। तो इसमें एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है प्लेन की इक्वेशन निकालने का, कि अगर ये पास कर रही हैं किसी भी प्लेन से, तो हम क्या करते हैं इसी वाले इक्वेशन में, ये जो हमने डिटरमिनेंट रखा है, इसी में x2 की जगह x, y2 की जगह y और z2 की जगह कोई वेरिएबल पॉइंट रख देंगे और इक्वल टू कर 0 कर देंगे, तब भी ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन हम निकाल सकते हैं। मैं इसकी और ट्यूटोरियल ना, प्लेन में थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसकी थोड़े से ट्यूटोरियल और अभी अपलोड कर दूंगा। अभी तो हमारा प्री बोर्ड हुआ टाइम अभी भी है हमारे पास, तो अब जल्दी जो हमारे लूप होल रह गए हैं बच्चों के डाउट्स जिसमें आएंगे वो हम जल्दी इसमें ट्यूटोरियल में अपलोड करेंगे। ठीक है, अब मुझे अपने डाउट्स भेज देना कि कौन से टॉपिक की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको। अब करते हैं बेटा, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो x - x1 कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 1 x1 के लिए 2 to 3 ले लेते हैं, y - 2 z - 3। मैं इसको लॉजिक भी बता दूंगा जब इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कोप्लेनर हैं तीनों पॉइंट्स। और 1 3 1 ये फर्स्ट लाइन के डी आर आ गए। फिर सेकेंड लाइन के डी आर देखते हैं 1 4 2। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करते ही जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। तो ये आ जाएगा 6 - 4 2, फिर y के लिए करेंगे 2 - 1, और फिर z के लिए करेंगे तो आ जाएगा z - 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई 2x - y + z, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा -4 + 2 यानी -2, और उधर जाके हो जाएगा 5। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। ठीक है, और ये हमें निकालना था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो था एलपीपी का। अब इसमें भी देखिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ग्राफ का ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का, तो हमें ये करना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा इजी रहता है। क्योंकि देखो यहाँ क्या कह रहा है कि ये इस इक्वेशन को हमें मैक्सिमाइज़ करना है और कॉर्नर पॉइंट निकाल के दिए हुए, यानी उसने आधा काम तो खुद ही कर रखा है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि ना सारे पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट निकाल लेते हैं। हम कहेंगे भी 0 0 पे z आ रहा है 0, यहाँ पुट करेंगे जब x और y की जगह। हम कहेंगे 0 और 40 पे निकालते हैं 0, तो z आ जाएगा 120। अगले पे निकालते हैं 20, 40 पे, तो z आ जाएगा हमारे पास 80 और 120 200। और 60, 20 पे निकालते हैं z, तो हमने x को 60 पुट किया, तो 1 ये 240 और 60 300 हो गया। और फिर हम निकालते हैं 60, 0 पे, तो z में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो उसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू z बताओ, हो सकता है मिनिमम भी पूछ सकते थे, हो सकता है दोनों पूछ सकते थे। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 300 आ रही है, तो हम कहेंगे कि एट x = 60 एंड y = 20 वी गेट दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z दैट इज़ 300। तो ये पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट क्या था, क्यों कह रहा है कि किसी भी एक सिस्टम में जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है उसमें हमें ना मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है इन दो पॉइंट्स में मिल रही है और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। वो कह रहे हैं दोनों पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, यानी 30 पे जो वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे z में 30 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो x की जगह 3 पुट करोगे तो 3p, y की जगह 0 पुट करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। और 1 1 पे p + q, वो कह रहे हैं ये दोनों पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। अब दोनों पे मिनिमम है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया आपके पास कि 2p = q। तो उसने यही तो पूछा था कि p और q का रिलेशन निकालो, तो ये p और q का रिलेशन आ गया, तो यही पूछा था। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो हमें ऐसे सिलेक्शन भी ध्यान रखनी है कि कौन सा क्वेश्चन करें।
अब यहाँ पे 3 लाइन थी, तो एक बार हम इसको प्लॉट करते हैं, देखते क्या होता है, कैसा ग्राफ आता है, फिर कॉर्नर पॉइंट ढूंढेंगे। उसके बाद हम यहाँ में मार्क कर लेते हैं। अब ये जो लाइन है ये पास कर रही है 60 और 20 से, तो 10-10 का स्केल ले लेते हैं। ठीक है, एक्स पे 60 पे मार्क कर रही है, वाई पे 30 पे पास कर रही है, तो ये 30 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये पहली लाइन आ गई। फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 10 पे पास कर रही है। और ये है एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई आपकी सेंटर से इसको 45 डिग्री पे कट करती जाएगी। ये हमने तीनों लाइन मार्क कर दी। अब शेडिंग की बात करते हैं। जब इसमें 0-0 पुट करेंगे, कोई भी ऐसे हम कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, आपको पता है, बट हम शेडिंग के लिए 0-0 पुट करते हैं क्योंकि ये लाइन 0-0 से पास नहीं कर रही। तो 0<60 ट्रू आ रहा है, तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ चलेगी। इसका फॉल्स आ रहा है तो ओरिजिन से अवे चलेगी। अब इसके लिए हम 0-0 नहीं पुट कर सकते, तो हम ना ये 10,0 ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो 10, जब 0 पुट किया, 10<0 फॉल्स हो रहा है, तो इस लाइन की शेडिंग इस पॉइंट की तरफ ना आके, इस लाइन की शेडिंग इस पॉइंट की तरफ ना आके इसकी दूसरी तरफ जाएगी। तो ये हमारा कॉमन पोर्शन आ जाएगा। और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डार्क कर देंगे इसको कि भाई ये है हमारा शेडेड रीजन है। इसके अब कॉर्नर पॉइंट निकाल लेते हैं हम। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो कहीं कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास। ए है हमारे पास 0,10, बी अभी हम देखते हैं एक बार, और सी भी निकालते हैं। डी भी डायरेक्ट पता है, ये आ रहा है 0,30 सॉरी, 20 आ रहा है ना ये। मैंने 30 पे नहीं होगा, 60 से मार्क करेंगे तो 20 होगा, तो 0,20। ये 10 का स्केल लेते हैं, तो ये मान लेते हैं 20 ही है। ठीक है। तो बी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन को x इक्वल टू वाई को और x प्लस वाई इक्वल टू 10 में पुट कर देंगे। मतलब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5,5, बी पॉइंट आ जाएगा 5,5। अब जो सी पॉइंट है x इक्वल टू वाई और x प्लस 3y इक्वल टू 60 का, तो x इक्वल टू वाई यहाँ पुट कर देंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये आ जाएगा 4y इक्वल टू 60, तो ये आ जाएगा 4y इक्वल टू 60, y 15 आ गया, तो x पे 15 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको पुट करना है z की इक्वेशन में। z क्या था हमारा, 3x प्लस 9y, तो जब 10 पुट करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये 5 पुट करेंगे तो 15 और 45 हो जाएगा 60। फिर 15 पुट करेंगे तो 15 कॉमन, तो 15 इंटू 12 हो जाएगा 180, और ये भी आ रहा है 180। हमसे उसने पूछा था मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताओ, तो हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू तो आ रही है 60, तो कह देंगे मिनिमम वैल्यू 60 एट 5,5, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो इन 2 पॉइंट पे आ रही है। तो हम कह देंगे, आपको याद होगा हमने लिखा था कि मैक्सिमम वैल्यू जब 2 पॉइंट पे आती है तो उस 2 पॉइंट्स को जो लाइन जॉइन कर रही है सब पे ही मिनिमम आता है और मैक्सिमम आता है। तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे, मैक्सिमम z है हमारे पास 180 कब एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग 15,15 एंड 0,20, और मिनिमम z हो जाएगा 60। तो ये हमारा पेपर हो गया। तो इस तरह से हम पेपर की सिलेक्शन करेंगे। अभी भी बोर्ड के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस पेपर करेंगे और अपने डाउट्स को शेयर करेंगे। जब आप डाउट शेयर करेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग ट्यूटोरियल बनाऊंगा और हम उस पर वर्क करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।